की क्लास हमारी सेकंड क्लास होगी जनरल साइंस की। पिछली क्लास में हमने सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश किया था और इसकी तैयारी के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए उस पर चर्चा और परिचर्चा हुई थी। और हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप सामान्य विज्ञान पर एक अच्छी पकड़ रख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग उससे आगे की परिचर्चा करेंगे। ये हमारी सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले 10 सेकंड में हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे उसका एक ओवरऑल देख लेते हैं। जैसे कि ये उससे पहले ये मेरे बारे में एक सामान्य सी परिचय है। पिछली क्लास में हम लोग विज्ञान को समझ रहे थे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि ये साइंटिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू नो नॉलेज। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि विज्ञान के क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और हमने बताया था कि फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग सजीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिजिकल साइंस का भी क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया गया था। एक को हम लोग फिजिक्स कह रहे थे और दूसरे को केमिस्ट्री। उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस का भी क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया था। एक को जूलॉजी और दूसरी को बॉटनी कह रहे थे। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। फिजिक्स में हम लोग पदार्थ और ऊर्जा के बीच में रिलेशंस को देख रहे थे और केमिस्ट्री में हम ये समझते हैं कि पदार्थ की संरचना क्या है, संगठन कैसा है, कैसे बनाया जाता है। जूलॉजी में हम लोग जंतुओं से संबंधित अध्ययन करते हैं और पेड़ पौधे से संबंधित अध्ययन हम लोग बॉटनी के अंतर्गत कहते हैं। तो आज की क्लास हमारी फिजिक्स आधारित होगी और आने वाले आगामी क्लासेस में हम लोग पूरे फिजिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते और समझते हम लोग कि फिजिक्स के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स को देख रहे हैं। तो फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, यानी कि नेचर प्रकृति में कोई भी घटना घट रही है उससे संबंधित अध्ययन हम जहाँ करते हैं उसे हम भौतिकी के नाम से जानते हैं। फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग 1900 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और 1900 ईस्वी के बाद की जो भी घटनाएं हैं उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत स्टडीज़ करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर थे न्यूटन माना जाता है, उनको न्यूटन को माना जाता है और वही मॉडर्न फिजिक्स के आइंस्टीन को माना जाता है। क्लासिकल फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन 4 पार्टों में किया गया है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी। दूसरे को बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, उष्मगतिकी। तीसरे को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युतिकी। और चौथे को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। यांत्रिकी में हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोई भी पिंड जो है वो विरामावस्था में नहीं है, सभी गति में है। तो गति के नियम, गति से नियम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, कोई पिंड है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, इससे संबंधित जहाँ अध्ययन करते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ऊष्मा और ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित जो भी घटनाक्रम होता है उससे संबंधित अध्ययन जो करते हैं वो ऊष्मगतिकी में करते हैं। और वहीं हम लोग विद्युत के प्रवाह और उनकी घटनाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं उसको वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। और प्रकाश से संबंधित जितने भी घटना है, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, ये सभी हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत स्टडीज़ करते हैं। तो वहीं हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का क्लासिफिकेशन किस तरह का है। तो मॉडर्न फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन समय के साथ आगे बढ़ता चला गया और इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। मॉडर्न फिजिक्स में आप आज देखेंगे तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगा, मेटाफिजिक्स आ जाएगा, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगा,
आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, ऐसे तमाम क्वांटम फिजिक्स आ जाएगा। इन सभी का अध्ययन जहाँ हम करते हैं वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है। अब आगे हम फिजिक्स को थोड़े से बृहद स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ लीजिए कि आप यूनिवर्स में हैं और यूनिवर्स में कोई भी घटना घट रही है, जैसे कि सूर्य निकल रहा है तो वो समय से कुछ देर पहले दिखाई दे रहा है, डूब रहा है तो समय कुछ देर बाद तक दिखाई दे रहा है। ये घटना कैसे हो रही है? इंद्रधनुष बन रहा है, वो घटना कैसे हो रही है? यहाँ तक कि आप किसी ठंडे वस्तु को गर्म वस्तु के पास ले जा रहे हैं तो वो भी गर्म हो जा रहा है, ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? सूरज का लाल दिखना, हीरे का चमकना, मृग मरीच का, या प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, चुंबक से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी का अध्ययन आप जहाँ करेंगे वो फिजिक्स हो जाएगा। और जैसे कि हमने बताया ही है कि फ्यूसिस से बना है और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। तो जाहिर सी बात है, नेचर का मतलब प्रकृति, और प्रकृति में कोई भी घटना हो रही है, कोई गुलाब है वो लाल दिखाई दे रहा है, कोई कपड़ा है जो काला दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कौन सा नियम कानून काम कर रहा है, किस नियम के तहत ये सब घटनाएं घट रही है, वो सभी चीज़ का अध्ययन हम लोग भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिकी एक बहुत ही बृहद कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझना है और यहाँ पर आपको जनरल फिजिक्स के अंतर्गत सारी चीज़ों को कवर करना है, ताकि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न को आप आसानी से और बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें। और आगे हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स कैसे रिलेटेड है, क्या फिजिक्स रिलेटेड है किसी और अन्य सब्जेक्ट के साथ या हमारे जीवन के साथ, है तो कैसे है? तो फिजिक्स का रिलेशन हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग फिजिक्स का संबंध केमिस्ट्री में देखते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु की संख्या, ये भी फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। रेडियो सक्रियता, ये केमिस्ट्री की टॉपिक्स है जिसको हम एक्स किरणें, विवर्तन, आवर्त सारणी, इन सभी का अध्ययन हम जब करेंगे तो फिजिक्स का हेल्प लेकर ही हम अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स में संबंध है। और आगे हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी के साथ फिजिक्स का कैसा संबंध है। बायोलॉजी के साथ आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके आप सूक्ष्म चीज़ों को बड़े स्तर पर देखने का काम करते हैं। एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं। बीपी मशीन भी फिजिक्स बनाया जिसका इस्तेमाल बायोलॉजी डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, उसका भी इस्तेमाल फिजिक्स के सिद्धांत पर किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जीव विज्ञान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। उसी तरह एस्ट्रोनॉमी में है, एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिजिक्स के हेल्प से काम किया जाता है। टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल करके हम दूरस्थ वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। फिजिक्स का संबंध मैथमेटिक्स के साथ भी है। ऐसा कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के साथ भी फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। अगर आप आईएससी या बीएससी किए होंगे तो आप फिजिक्स के पहले ही चैप्टर में मूलभूत गणित का अध्ययन कराया गया होगा। क्या सोसाइटी के साथ फिजिक्स का किसी तरह का संबंध है? तो सोसाइटी के साथ, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, टैब चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, टेलीग्राफ चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल आपके घरों में किया जा रहा है, पंखा का इस्तेमाल आपके घरों में किया जा रहा है, उपग्रह भेजे जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में आप देखते हैं कि इसरो के द्वारा तमाम सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, संचार उपग्रहों को भेजा जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, बल्ब का आविष्कार, बल्ब ये भी फिजिक्स का ही देन है। तो हमारी सोसाइटी में भी दिन प्रतिदिन हम जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो सब फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से ही संबंधित है, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने दिनचर्या को बेहतर ढंग से निर्वाह करते हैं। अभी तक आपने विज्ञान को समझा, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं उसको समझा, और फिजिक्स के बारे में समझा कि फिजिक्स का संबंध कैसे केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, हमारे समाज से है। और अब हम फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन को समझ